बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जन्नत के पत्ते एपिसोड 13। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेल कर अंदर आई। हर सू अंधेरा छाया हुआ था। लॉन्ग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने इसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पे वो मुअम्मर खतून इसी तरह बैठी थी। इनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स का स्टेप उतारते ही बड़ी मेज की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आशे। लड़के ने मुअम्मर खतून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते ही उन्होंने पूछा। वहां बंदे काम तो कर रहे हैं। अभी गली में दाखिल होते ही हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपना पर्स खोलते कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची को हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया। जवाब इनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। आयशा गुल, तुमने देखा वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया, रोज बहाने बना देता है। बच्ची नाक सिकोड़ते कह रही थी। अपने पर्स को खंगालते आयशा ने पलट कर खफकी से इसे देखा। बड़ी बात है बाहरे, किसी के पीछे इसका जिक्र यूं नहीं, बुरी बात है बाहरे, किसी के पीछे इसका जिक्र यूं नहीं करते। वो एक नजर इस पर डाल के वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी। और वो यही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसके पर्स के चीजें हाथ से उल्ट पुल्ट करते हुए पूछा, इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटा लेगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यही मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट थी ना, वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2-3 माह लग जाएंगे, शायद इस दफा वापस ना आए। जाने दो आने, हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे गुल मुझसे नाराज है। बाहरे अपने नन्हे नन्हे से जूते के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज के सामने खड़ी आयशे को देखा और जिसकी इनकी तरफ पुश थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती का ये असर हुआ है कि आज ये बाजार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पौंचो कहीं गिरा के स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तो तुम इसे समझा दो ना, यूं नाराज तो ना हो। किस किस को समझाऊं? सफीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफीर को समझाओ। आप कहती है बाहरे को समझाऊं। बाहरे कहती है मैं खुद को समझाऊं। और अब्दुर्रहमान कहता है वो लम्हे भर कोर की, फिर सर झटक कर पर्स की चीजें एक एक करके बाहर निकलने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं। इसने नफी में सर लाया, फिर जरा गर्दन मोड़कर बाहरे को देखा जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बाहरे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशा गुल? बाहरे ने मुंह बगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती। वो हर किसी से नहीं मिल लेती। वो हर बात नहीं कर लेती। इसने पर्स मेज पर उल्टा कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूं बाहरे। फिर पल भर में रुखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिसपे अल्लाह इससे नाराज हो जाता है। और जानती हो जब अल्लाह नाराज होता है तो क्या होता है? क्या? जब वो नाराज होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, और मदद मांगता है तो मदद नहीं आती। वो रास्ते तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज पर पड़ी अशिया पर उंगली से उल्ट पुल्ट कर रही थी। खाली पर्स के साथ ही
ऊंधा रखा हुआ था। क्या ढूंढ रही हो? सफीर ने अपनी मम्मी की चाबियां देने के लिए कहा था। यहां पर्स में रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती, और ये इसके लिए कहता है ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पे इसने एक तलख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीजें वापस पर्स में डालने लगी। चाबी यकीनन कहीं और रख के भूल गई थी। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ जरा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल बहुत पहले से सख्त हो गया, तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसी मसरूफ हो गई कहीं आ जा ना सकी। वो बस मार्च के दिन थे, इस्तांबुल पे छाया कहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा अरसू गुलाब और नप्योलस खिला रही थी। वो सुबह सवेरे घास पे बर्फ की जमी सफेद तय नहीं नजर आती थी। समाजी का सब्जा अपने असर रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप कपी की पैलेस, जो कि म्यूजियम है, जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर इसे वक्त हाले आ गई। इसके पास कोई और प्रोग्राम था। मेलो कैनट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब ही कमा लेंगी, वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली, वैसे रबीउल अव्वल खत्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है, मगर ये स्टूडेंट का मिलाद है और पढ़ाई के बहस मुलतवी होता जा रहा था, इसलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पर बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज पर खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने दीगर लड़कियों के साथ बैठी हया और खदीजा पर डाल लेती, जो सरों पर दुपट्टा लिपेटे बहुत तवज्जो से दर्स सुन रही थी। मदरस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। यादरीन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि इसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था। इसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती। पाकिस्तान एक्सचेंज स्टूडेंट्स को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स खत्म हुआ तो वो लड़की इनके तरफ आई और बहुत माजरत ख्वाना अंदाज में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। ले, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरा अस्वद की चादर पे रखने वाला वाकया बताया, फिर गारा हिरा वाली वही, मुसलमानों की इब्तदाई तकालीफ, हजरत अबू बकर सदीक की कुर्बानियां, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियां, हजरत उमर का कबूल इस्लाम, हजरत हिजरत मदीना और फिर गज़वा बदर। लड़की ने बेचैनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है, वो जवाबन हंस कर बोली। तुर्क और उर्दू जैसी लगती थी। वाकतन वो साहबा कराम के उस्मा के बायस सब कुछ समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुशी हुई कि इसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद खत्म हुआ तो हाले की अम्मी का फोन आ गया। इन्हें कोई जरूरी काम था, सो हाले ने इनके साथ आगे जाने से मदद कर ली। अब इन्हें टॉप कपी पैलेस अकेले जाना था। वो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सम स्क्वायर पर बस से उतरे तो हया ने इसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में कोई हर्ज नहीं। वो इस्तिकलाल स्ट्रीट की जानब मुड़ी तो कदम बखुद बर्गर किंग की जानब उठने लगे। वो चले का हमारे साथ इस रोज कितना गुस्सा किया था उसने याद है, इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो जरूर चलेगा। इस्तिकलाल स्ट्रीट वैसे ही रश से बड़ी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज तेज चढ़ रही थी। ये इनकी दोस्ती की अलामत हरकत ना थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मले हुए कंधों से परस लटकाती थी ताकि छीने न जाए। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत मुतात हो गई थी और अब भी उसने अपना सफेद कोट के ऊपर पर्स यूं डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रिप्स गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटका रखा था। बाल खुले थे, दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था। डीजे ने भी इसकी तरह शलवार कमीज पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तहार अंगेजी से मुहिम सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था। जीन्स और शर्ट पे सफेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़ों को काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर।
दोनों ने चौखट में खड़े होकर बा आवाज बुलंद पुकारा तो इसका तेजी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इन्हें देखा, फिर सर से पांव तक इनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले फूले हुए सैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था। डीजे के हाथ में एक गाइड बुक, गोया वो पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मतवज्जा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रख दी। इस पर लिखा था आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा, फिर हया वहीं चौकट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पे लपेटे जेर लब मुस्कुराते हुए देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कमी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तिकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टाक्सम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खटाखट छुड़ा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। डीजे ने पलट कर हया को देखा, उसने मुस्कुराते हुए शाने झुका दिए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम में से कोई फिर टॉप कपी के किले में गुम हो जाए और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफा फिर सोच ले, लिख कर दे दूं, वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, इस्तिकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीबी चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया था। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा। मतलब यह कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी पैलेस नहीं जाएंगे चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उल्ट पुल्ट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रख कर इनके सर पर आन पहुंचा। मेरा फोन वापस करो। कड़ी निगाहों से इन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। टॉप कपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तो तुम लोग मुझे यरगमाल बनाकर ले जाओगे? कोई शक? वो पहली दफा बोली। ये हया थी। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों नकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहना वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सराय के सामने वो सब्जादार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों इसके अतराफ में। जहां ये टॉप कपी सराय का मतलब क्या है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले चिंगम जमाते शाने झुका कर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कपी का तोप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम या टाकसम बिना, वैसे ही टॉप बन गया। किपी कहते हैं गेट को और सराय होगा महल। सो तोप किपी सराय बना कैनन गेट पैलेस। आई एम अ जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहां खास कमरों के पहरादार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज दीवारों के बाहर न निकले, और जिसके कौन नुमा मीनार शाना और अंदाज में ऊपर क्वाठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे, चीनी पोर्सलीन के नीले और सफेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें हरगज जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 कैरात के जवाहरात से मजीद सुल्तान के शाही लबास निगाहों को खैरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे ने आंखें चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में गिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ हॉली मेंटल के हिस्से में दीनी मुतबरकात थे।
वो एक ऊंचा हाल था, मुनक्कश दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सच्चे चमकते फर्श, बुलंदो बाला सतून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती, शीशे की दीवारों में मुकीद तरीकी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफातन एक जगह रुकी और शौक को इसमें सजे एक तबर्रक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, भूरी सी छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगे और फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टॉफ ऑफ मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा। इसकी सैकड़ की पड़ती आंखें पूरी खुल गई, लब भी नीम हवा हो गए। लम्हे भर वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर इसे इधर लाई। डीजे, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। रियली? इसने बेयकीनी से पलकें झपकी, मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको देखने लगी। जहां भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो सब पुराना था, मगर वो दोनों तो मारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक तबर्रक की तरफ लपक रही थी और इनके दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा कराम की तलवारें। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के सामने खड़ी थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था इस तलवार में कि कोई मुकाबले को बांध देता था, कि मध्य मुकाबले को बांध देता था। मगर हम इस काबिल कहाँ आया? खतीजा ने तासुब से सारा लाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर वो हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे हसन नसीब का जहान, ये सब तबरकात असली है ना? जहान ने धीरे से शाने चुका दिए। मैंने कभी इन पे रिसर्च नहीं की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कभी इम्कान है कि ये सब असली हैं? कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमानों के रिलैक्स यानी तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तरीके खिलाफत इन्हीं तबरकात और मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो चलाई गई थी। डीजे को मुशर्रती उलूम का भोला बिसरा सबक याद आ गया। टॉप कभी पैलेस में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहां ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे? और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं जरूर खोलने की कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फोन लेते हुए वो मुस्कुरा रहा था। टॉप कभी के साथ एक रेस्टोरेंट है जहां ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया, तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान ही खतीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना खत्म हुआ तो वो बहुत यस मुर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एक ही दम से दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस डोरम में जाकर रेस्ट करूंगी, तुम लोग अकेले घूम फिरो। इसकी तबीयत वाकई खराब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो टॉप कपी की पिछली तरफ आ गए। वह एक वसी और सफेद संगे मरमर के चमकने वाला फर्श वाला बरामदा था जिसे सफेद मोतियों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चकोर चबूतरे से बने हुए थे जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला आता था। इसके आगे ऊंची सफेद मंडेर बनी हुई थी और वहां खड़े होकर मंडेर पर कुनिया रख कर देखो तो नीचे बहता मरमर का जाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था कि इंसान सदियों वहां बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सतून के साथ टेक लगाते चबूतरे किनारे पे बैठे थे जब हया ने पूछा। इसे जहान जरा थका सा लगा था। नहीं, मैं ठीक हूं, जरा सा बुखार है। शायद उसने खुद ही अपना हाथ माथे को छुआ, फिर असबार में सारा लाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डिब्बी हथेली पे उल्टी, 2 गोलियां अलहदा की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था।
तुम ठीक हो? तो वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते इसे यूं ही जहान की आवाज़ धीमी सी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे। सुर्ख पड़ती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यही बैठते हैं, वो नफ़ी में सारा लाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। चबूतरों पर पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडीर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं, तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंडलेडी शायद आ जाए, झगड़ा करे। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शाल ले लो। इसने बैग से शाल निकालकर इसे थमा दी। वहां ठंडी हवा बहुत तेज थी। ये शाल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के तौर पे इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सुकून के साथ फर्श पे लेट गया, आंखों पे बाजू रखे और गर्दन तक शाल कमर की तरह डाले। कब सो गया उसे पता ही न चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर अपने ऊपर लेटे जहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक SMS भी अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था। कई दफा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बियूक अदा से वापसी के अगले रोज इंडिया के एक गैर शनाशा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ में मैं आपसे राब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ में मैंने आपको पहुंचाई, इसके बदले अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं ये आपकी बड़ाई समझूंगा। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम या गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वाकईतन कोई रब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके ज़हन में ख्याल कूदे की तरह लपका था। इसने पलट कर एहतियात से जान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और अप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा कि वो खूब गौर व फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़केगा भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी नहीं करेगा। सो अचानक से एक अजीब सा ख्याल आया। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो बियूक अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश मौज के झमेलों में फंसे इस इंसान को अगर वो कोई एक मदद कर सकती थी तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर उसने जवाब टाइप करना शुरू किया। जवाब टाइप किया। आपकी वसीअत नजरी का शुक्रिया। मुझे वाकईतन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इससे आपका तरफ से पहुंचाई जाने वाली अजियत का मदावा समझ लूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बियूक अदा इसके घर भी चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हो गया था तो इसे लगा था कि वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस संगीन गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था कि अब भी इसने गलती की और इसका नतीजा एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वो इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे ही बात हो जाएगी, बहुत है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मुंडेर के पास चली गई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करे तो जहान तक आवाज़ ना पहुँचे। हेलो। उसने फ़ोन उठा लिया। ज़ह नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराहट, लबो लहजे से इसे अपनी हरकत पे शदीद पशेमानी हुई थी। मुझे एक काम था, वो एहतियात से निपे तुले लहजे में कहने लगी, और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है, या राब्ता भी तो आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कौल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तिकलाल स्ट्रीट पे, बर्गर किंग। इसकी शॉप की किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है। क्या वो इसे साल या 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती?
कौन सा कजन? वो जैसे चौंका था। जहान सिकंदर, वो हकलाई। इसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धर कर बैठी इससे परेशानी से थकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूं और ये कि इसकी मालका फिर इसे तंग ना करे? जी। वो होले से हंस दिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। उसने फ़ोन रख दिया। सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो उसे ठीक लगा था और अब वो ज़रा मुतमईन थी। काफ़ी देर वो वही सतून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसके हकम में टाप कभी का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर। समंदर के इस पार एशियाई इस्तांबुल पुराना शहर था। बहुत से लम्हे महल की दीवारों से रेंगते मरमरा के पानी में घुल गए तो एकदम जहान का मोबाइल बजा। वो जैसे एक झटके से उठ बैठा, शाल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। वो चलाक लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए इसके साथ खड़ी थी। जहां ने इसके बाद पे थके थके से अंदाज में नफी में सारा ला दिया। काफी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस्तिकलाल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो यहाँ ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊंगी क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया मगर अगले ही पल ठिठक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। यहाँ ने इसकी निगाहों का तौका में देखा। सामने बर्गर किंग था। इसके शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था और सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मानद दरारें पड़ी थी। वो एकदम तेजी से दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ लपका जबकि वो वहीं शशदर खड़ी रही। इसकी समातों में एक कहका गूंजा था और दूसरे ही पल वो भाग कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग साए साए करने लगा। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, ऊंधी मेजें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। हमले के एक शख्स के साथ दो पुलिस वाले खड़े थे। एक अफीसर हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पे लिखे कागज पे कुछ लिख रहा था। जहान तहीर से वो सब कुछ देखता इन पुलिस ऑफिसर की तरफ आया और वो इससे कुछ पूछ रहे थे। वो सदमे और शाद से किंग नफी में सारा लाता कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? उसने करीब से गुजरते शेफ को रोक कर पूछा। जब उसने तवासब से सारा लाया। वो गैंगस्टर थे, इनके पास असला था। वो अंदर आया और पूरा रेस्टोरेंट उल्ट दिया। हमले को ज़दोकोब भी किया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और इसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये इसने क्या कर दिया? किस शख्स पे भरोसा कर लिया? ओ खुदाया! पुलिस ऑफिसर की किसी बात का जवाब में कुछ कहते जहान की निगाह इस पर पड़ी जो बामुश्किल आंसू रोके खड़ी थी। उसने इसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वही खड़ी रही। वो इसकी तरफ आया। तुम जाओ, टाक्सम से बस पकड़ देना। अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका थका सा कह रहा था। इसका चेहरा पहले से ज्यादा यस मुर्दा और थकन ज़दा लग रहा था। वो सारा लाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया है? या जो इसके पास था उसे भी ज़ाया कर दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। वो खुद को मलामत करती, वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टाक्सम जा रही थी। एक लम्हे को इसका दिल चाह रहा था कि वो फ़ोन करके उस शख्स को बेनुकत सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना। इसने आंसू पूछते हुए सर झटका। नहीं, अब वो इसे कभी फोन नहीं करेगी। वो गहरी नींद में थी, स्याह गुप्त अंधेरे में, जब दूर एक चीखती हुई आवाज ने समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी और दूर से आती आवाज करीब होती गई। इसने पलकें जुदा करना चाही तो जैसे इन पर बहुत बोझ था। बामुश्किल आंखें खुली तो चंद लम्हे इसे आवाज बहाल करने में लगे। इसने इर्द गिर्द देखा। डोरम में पुरसकून सी नींद तरीकी छाई थी। कोने में मदम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थी। दीवार पर अवेजा बड़े क्लॉक को चमकती सुइयां रात के 1 बजे का पता दे रही थी। वो चंगाड़ती हुई आवाज अभी तक आ रही थी। इसने नींद से बुगलाहट होता सर दाएं जाने घुमाया, कूनी के बल जरा ऊपर हुई और तकिए के तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। इसका तुर्की वाला मोबाइल बज कर इसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस्ड कॉल। इसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधिया गई है। यानी पलके सकोड़े हाथ से बाल पीछे हटाए हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में
2 का हिस्सा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात के 1 बज रहा है। यहाँ 1 बजे है तो पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। आधी रात को आने वाला फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते, और ना ही रिसीवर को सकने वाली कॉल रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बर्ची की मानद होती है जो कोई घोंप कर निकालना भूल गया। इसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? वो ठीक तो हैं थे ना? अम्मा अब्बा रोहेल सब तो ठीक है ना? पता नहीं क्या मसला। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि इसका में तो बैलेंस ही नहीं है। इसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा। 2 तकिए के उस तरफ रखा था। इसमें भी बैलेंस ख़त्म था, बल्कि इस फ़ोन पे में तो तुर्की आने के बाद ही बैलेंस डलवाया ही नहीं था। इसने कंबल फेंका, सीढ़ियाँ पलांग कर नीचे उतरी और वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और वो खुला लंबा कुर्ता। डीजे मोबाइल दो अपना। उसने डीजे के बैंक पे चढ़कर उसे झंझोड़ा। वो मुश्किल से ली। नींद मत खराब करो, मेरी सीधी जहन्नम में जाओगी तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उसने करवट बदल ली। इसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक की कुर्सी खींच कर बैठी और अपना मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे को फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर हया सलमान को कभी ज़बानी याद नहीं रहते थे। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। लम्बे भर को खामोश की के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज़ तुरक में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब यही था कि डीजे जलील का बैलेंस भी ख़त्म हो गया। इसने झंझड़ा कर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपियन यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तिकलाल स्ट्रीट और जवाहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए। इसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। इसने झट से कॉल उठाई। हेलो जी, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है? हया ताया फुरकान ही थे और गुस्से से बोले थे। वो कांप गई। जी क्या? हया मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में इसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी और इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं तायाबा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यू फ़ोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मुबलिक का कोई नंबर नहीं है? नहीं तायाबा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें, ये नंबर उनके नाम पर है। मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम फुरकान असकर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिफ भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के इसके पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता इसे थोड़ी सी कमीनगी से खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ तायाबा, इसके दूर के खाने में किसी ने कहा। अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि ये सर से दुपट्टे क्यों नहीं हटाती, कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ तायाबा। सुबह सवेरे उठते ही वो इसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला स्वेटर और शाल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल इसने अब केचर में बांध रखे थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन रखी थी। स्टोर से इसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया, मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठ गई। वहाँ फासले पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने हुए थे। स्टूडेंट सुबह सुबह इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांची का खूबसूरत फुआरा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फुआरा जिसके पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद हो गई। तो क्या आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टेक लगा कर टांग पे टांग रखी ज़रा खफगी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल दिया करती हैं या फिर किसी SMS वेबसाइट से मुफ्त कॉल का SMS करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो लाल सुबह खुद फ़ोन करेगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकीद पैर झंझलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपियन यूनियन में
ने वो हज़ारों यूरो का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी, वो इसी के अंदाज में बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल के रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, वो यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। लगता है आजकल आप साइमा ताई के कंपनी में रह रही हैं, सुबह ही तंज कर रही हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ घर में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी उसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी और फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। वो समझकर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फोन आया था। अच्छा आप जाकर इनको मत कह दीजिएगा। लो मैं क्यों कहूंगी? फातिमा उल्टा खफा हो गई, मगर वो जानती थी कि माओ का भरोसा नहीं। लाख कहो कि ना बताएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौका पर इस बात का इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोश गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गए। आज की किस्त के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये किस्त पसंद आएगी और प्लीज़ ये मेरी किस्त दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी कहें कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।